हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा कि पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो सबसे पहले हमें जानने ज़रूरी है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। इसके लिए आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखे होंगे, उन्हें याद करें। जैसे कि लोहे में जंग लगना। आप जानते हैं कि लोहे का रंग, एक नए लोहे की चमकती हुई कील कैसी होती है, और जब वो हवा में या काफ़ी समय तक पर्यावरण में खुली पड़ी रहती है तो उसमें जब जंग लग जाता है तो वो लोहा हल्का भूरे रंग का यानी ब्राउन कलर का हो जाता है। तो उसके सरफेस पे जो ब्राउन कलर है वो लोहे को जंग लगने का पहचान है। इसी तरह से आपने दही जो खाते हैं तो वो भी क्या है, दूध से दही का बनना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना या कोयले का जलना, ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, जिस प्रक्रम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यह कैसे निर्धारित करें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसकी पहचान के लिए आप कुछ प्रेक्षणों की सहायता ले सकते हैं। इनमें से कोई एक या ये सभी प्रेक्षण, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ के रंग में परिवर्तन, किसी अभिक्रिया के दौरान गैस का निष्कासन या उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, उसका ठंडा या गर्म हो जाना, ये सब पहचान है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार से लिखें। देखिए, लिखने के लिए आपको एक कम समय में कम स्थान घेरते हुए आसानी से लिखने का एक तरीका है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं कि सरल और संक्षेप विधि है, जिसमें हम रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हुए उसे लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं तरफ, अपने बाएं हाथ की तरफ हम अभिकारकों को लिखेंगे, बीच में एक एरो का निशान या तीर का निशान बनाएंगे, और राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ की तरफ हम उस अभिक्रिया के दौरान जो परिवर्तन होने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ यानी उत्पाद, उनको लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे कि दिखाया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से, उनके योग से, और बन गया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमने Mg लिख दिया, और प्लस O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक सरल और आसान तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट देखिए, अब रासायनिक समीकरण लिखने के बाद उसको संतुलित करना भी बहुत ज़रूरी है। अब क्या ज़रूरत है संतुलित करने की, इसे समझें। क्योंकि जैसा कि आपने कक्षा 9 अपनी पिछली कक्षा में ज़रूर पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर आपको याद हो तो हमने उस नियम में यही पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है ना ही विनाश। अर्थात ना तो हम परमाणु को या अणु को क्रिएट करते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया जब हम लिखते हैं तो उसे संतुलित किया जाए। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। अब संतुलित कैसे करें ये सीखते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखना हमने सीख लिया, अब उसे संतुलित करना भी आपको पता चल गया कि क्यों ज़रूरी है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप पहले जैसे भी आपके जो भी तत्व हैं, अभिकारक हैं, उनको लिख लो। जैसे इस अभिक्रिया में हमने लिखा है कि Fe यानी लोहा जब
जल के साथ क्रिया करता है तो बनाता है FeO3, Fe3O4 और H2 गैस। तो हमने इसको बॉक्सेस में लिख लेना है इस तरह से, चारों तरफ इसके हमने बॉक्स बना लिए। बॉक्स क्यों बनाए? क्योंकि ये जो समीकरण फिलहाल लिखा गया है ये असंतुलित है, और इसके चारों तरफ बॉक्स इसलिए बनाए हैं ताकि हम इसके अंदर कुछ भी नंबर नहीं लिखेंगे, कोई भी संख्या हम इसके फॉर्मूले में नहीं ऐड या हटा सकते हैं ना जोड़ सकते हैं। हमारा काम है संतुलित करते समय इन बॉक्सेस के बाहर ही लिखें, इसीलिए हमने एक अपने सुविधा के लिए ऐसा बनाया है। सीखते टाइम आपसे गलती ना हो इसके लिए आप शुरुआत में इस तरह से प्रयास करें। धीरे धीरे जब आप करना सीख जाएंगे तो फिर आपको बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको याद रखने के लिए है कि बॉक्स के मतलब इस फॉर्मूले को आपको चेंज नहीं कर सकते हैं, बाहर आगे सामने लिख सकते हैं जो कुछ लिखना है। अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये इस तरह के समीकरण को जो असंतुलित है उसे हम कंकाली समीकरण भी कह सकते हैं, जिसमें हमने आगे कोई भी पूर्णांक नहीं लगाया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जितने भी तत्व हैं एक बॉक्स बनाइए, कॉलम्स बनाइए, तत्व लिखें। जैसे कि इसमें हमारे तत्व हैं इस रासायनिक समीकरण में Fe लोहा, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लो, फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख लिया। अब दोनों ही तरफ यही तत्व हैं। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है? अभिकारक में जैसे कि यहाँ पे लोहे के लिए परमाणु संख्या, इसके परमाणु की संख्या 1 है। देखिए Fe के आगे नीचे आगे पीछे कुछ नहीं है तो सिर्फ इसका मतलब 1 परमाणु है इसमें। और हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये हमने इनके सामने लिख लिया। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड यानी उत्पादों में परमाणु की संख्या लिखनी है हर एक तत्व के सामने, उसके आगे। आयरन यानी Fe कितना है? 3, तो 3 लिख दो। हाइड्रोजन कितना है? 2, तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 4 हैं तो 4 लिख लिया। अब इसके बाद जो हमारा चौथा स्टेप तीसरा स्टेप जो है, तीसरा चरण, उसमें हम क्या लिखेंगे कि हमने इसमें से सबसे पहले किसको चूज़ करें, किसको चुनें इसके लिए संतुलित करने के लिए। तो कोई भी तरफ चाहे वो उत्पाद है या अभिकारक है, उसमें जो सबसे बड़ा जो मॉलिक्यूल यानी हमारा यहाँ पे परमाणु है, यौगिक का जो है उसके परमाणु संख्या जो सबसे अधिक है जिसकी, उसको चुनेंगे हम। तो परमाणु जिसके सबसे ज़्यादा हैं वो यहाँ पे है ऑक्सीजन, जिसके परमाणु सबसे ज़्यादा हैं वो है Fe3O4 में। और उसमें Fe3O4 में भी जैसे 2 तत्व हैं तो उसमें ऑक्सीजन की संख्या अधिक है, ऑक्सीजन के 4 हैं और Fe लोहे के यानी 3 हैं। तो फर्स्ट हम ऑक्सीजन को चूज़ करेंगे बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए। तो ऑक्सीजन हमने चूज़ किया। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए हमारे टेबल जो हमने बनाया था इसमें उत्पाद में ऑक्सीजन 4 हैं जबकि अभिकारक में ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन के आगे जहाँ पे भी ऑक्सीजन इसमें है यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। तो इस तरह से हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जल का जो अणु है, इसके आगे हम 4 यहाँ ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसके आगे 4 लगाया तो क्या होता है कि यहाँ 4 लिखने से ऑक्सीजन तो अब कितने हो गए? 8 हो गए हैं। सॉरी, ऑक्सीजन तो अब हो गए 4, ठीक है। ऑक्सीजन तो कितने हो गए? 4 हो गए और इधर भी 4 हो गए। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है हमारे साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी पहले थे, अब 4 आगे लिख दिया तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन जैसे ही 8 हो जाएंगे तो क्या होगा? अब हाइड्रोजन 8 हो गए हैं तो नेक्स्ट में हमने हाइड्रोजन को नेक्स्ट साइड बराबर करने के लिए इधर हमने 4 आगे इस पे लिखना पड़ेगा, ताकि अब देखो अब हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 हो गए हैं हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे? ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हमारे पास कौन सी चीज़ अनबैलेंस्ड है, कौन सी असंतुलित है? तो हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए आयरन Fe का एक है परमाणु है और यहाँ पे कितने हैं? 3 परमाणु हैं। तो हम यहाँ पे Fe के आगे 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमारा अब क्या हो गया? अब ये इक्वल हो गए। देखो Fe3, यहाँ पे भी Fe3, यहाँ देखो हाइड्रोजन 4 2 ज़ा
8, यानी हाइड्रोजन 8 हो गए और इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 4, तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। तो इस तरह से जब सारे तत्व बराबर हो गए हैं उनकी परमाणुओं की संख्या, तो हम कहेंगे कि हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो अब संतुलित हो चुका है। इस विधि को जो हमने यहाँ पे जिस तरह से इसको किया है संतुलन करने की, ये विधि जो है इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। ये अब इसके बाद जो काम रहता है वो है भौतिक अवस्थाएं लिखना। अब भौतिक अवस्थाओं के लिए हम संकेत लिखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि इस अभिक्रिया के दौरान आयरन की कौन सी अवस्था थी, जल की कौन सी अवस्था थी और हाइड्रोजन किस अवस्था में था। इसके लिए याद रखिए कि जब हम गैस लिखते हैं तो जी लिखेंगे, स्मॉल जी, और ब्रैकेट में लिखेंगे उसको। द्रव लिखना है यानी लिक्विड लिखना है तो उसके लिए हम एल यूज़ करेंगे, स्मॉल एल ब्रैकेट में। जलीय अवस्था यानी एक्वस फॉर्म में है तो ए क्यू लिख देंगे, और ठोस यानी सॉलिड है तो उसके लिए स्मॉल एस यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने अब इनके आगे ये लिख दिया। तो अब ये हमारी ये रासायनिक समीकरण पूर्ण हो गया है, संतुलित भी हो गया है और पूर्ण भी हो गया है। अब कई बार हमें ये देखने को मिलता है कुछ रासायनिक समीकरणों में क्या होता है कि कई बार ताप की ज़रूरत पड़ती है। कोई रासायनिक अभिक्रिया हम कर रहे हैं तो उसमें हमें टेम्परेचर, जैसे हीट करना है तो टेम्परेचर की ज़रूरत है। कई बार दाब की ज़रूरत होती है, दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हमें इसमें दर्शाने चाहिए। उनको दर्शाने के लिए, उन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे उन्हें लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H यानी हाइड्रोजन गैस। और ये कब होगी अभिक्रिया, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मौजूदगी में ही ये अभिक्रिया संपन्न होगी। तो वो हमें एरो के ऊपर हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारा बन गया CH3OH मिथाइल अल्कोहल। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु, और ये जैसे AQ लिखा है एक्वस फॉर्म में है, ये लिक्विड है। और यहाँ ये चीज़ हमें प्राप्त हो रही है इसमें, इसके लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश। यानी ये जो अभिक्रिया है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के ये अणु इतने इस तरह से जो क्रिया करेंगे और जो अभिक्रिया संपन्न होगी उसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है और क्लोरोफिल भी आवश्यक है। जैसे ही आप ये क्लोरोफिल पढ़ रहे हैं आपको कुछ ज़रूर याद आ रहा होगा कि हमने हरे पौधों के बारे में पढ़ा है। हरी पत्तियां होती हैं पौधों की, वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होती हैं। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये जो अभिक्रिया है ये कहाँ संपन्न होती है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये बिल्कुल सही समझ रहे हो, ये हमारी अभिक्रिया है जो कि होती है हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। जैसे कि पहले भी आपको बताया था वो क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है वो भी। और उससे जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, ये तो हमें हमारे अभिकारक थे और उत्पाद हमें मिल रहे हैं इसमें C6H12O6, यानी हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, इसे मंड या स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला है। और एक्वस फॉर्म में यानी जलीय अवस्था में, साथ में ऑक्सीजन इसमें निकल रही है। आपको पता है था ऑक्सीजन गैस कोई गैस निकल रही होती है अभिक्रिया में, कई बार निकलती है कई बार नहीं भी निकलती है, तो इसमें भी गैस रिलीज़ हो रही है, ऑक्सीजन गैस, जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है पौधों से। और जल, ये चीज़ हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और किस प्रकार से उन्हें हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।